इंदौर के विश्व प्रसिद्ध श्री रणजीत हनुमान धाम की कीर्ति सभी दिशाओं में फैली हुई है। मंदिर में प्रतिवर्ष रणजीत अष्टमी पर सबसे विशाल प्रभात फेरी निकाली जाती है। वहीं इस साल भी रणजीत अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और सुबह लाखों श्रद्धालुओं के साथ बाबा रणजीत की प्रभात फेरी निकाली गई। रणजीत अष्टमी के अवसर पर हनुमान जी के प्रसिद्ध धाम में 4 दिनी आयोजनों का समापन भी आज हुआ, जबकि प्रभात फेरी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और उड़ते हुए हनुमान जी आकर्षण का केंद्र रहे। बाबा की प्रभात फेरी में परंपरागत यह 4 दिवसीय उत्सव है और आज बाबा की भव्य प्रभात फेरी निकाली जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि असीम उत्साह का माहौल है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित है और बड़े ही धूमधाम से बाबा का स्वागत कर रहे हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से इस प्रभात फेरी को मनाया जा रहा है। हजारों की तादाद में पब्लिक श्रद्धालु आए हैं। जी, लाखों की, ये बाबा के प्रति सबकी आस्था है, जो ये परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई नई ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। वहीं अब इंदौर स्टेशन से देश की सबसे अच्छी और सुविधाजनक ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल रेलवे विभाग के द्वारा इंदौर स्टेशन से अब रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 2 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। ये रेल वंदे भारत के नाम से चलाई जाएगी और जो कि इंदौर से जयपुर तथा इंदौर से जबलपुर के बीच 2 नई ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। आगामी वर्ष 2023 में रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा रेक उपलब्ध होते ही इन ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके चलते यात्रियों को काफी सुविधा होगी। वहीं रेलवे जनसंपर्क अधिकारी का भी मानना है कि नववर्ष में इंदौर के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। देखिए, यहाँ पे जो इंदौर से जयपुर और इंदौर से जबलपुर के लिए 2 ट्रेनों के लिए यहाँ पे प्रावधान प्रपोजल है और ये क्या है कि आगामी जो साल में है जल्दी ये दो ट्रेनों में, जैसे एक तो यहाँ से इंदौर से जयपुर के लिए और एक जबलपुर के लिए, दोनों ट्रेन इंदौर से चलने की संभावना है। देखिए, ये वंदे भारत के रेक जो हमारे ICF कोच फैक्ट्री है उसमें ये बन रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे रैक उपलब्ध होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में ही नागपुर के लिए भी हुआ है, इसके बाद में साउथ से भी एक ट्रेन चली है, इसके बाद पहले अहमदाबाद से भी ट्रेन चली। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रेक उपलब्ध हो जाते हैं तो इसके बाद में फिर वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलने की संभावना बन रही है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में तकरीबन 4 महीने पहले एक 12 वर्षीय बच्ची माही को अज्ञात तरीके से गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस पूरे मामले का जल्द खुलासा करने की मांग भी की। वहीं पुलिस ने भी आनन फानन में इस पूरे मामले में कई तरह की जांच की, लेकिन जांच के बाद पुलिस के हाथ खाली नजर आए। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए हीरानगर थाना क्षेत्र के 2 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी रजिस्टर्ड 12 बोर की बंदूकें थी उन्हें जब्त किया और जांच के लिए सागर FSL विभाग को भेज दिया। लेकिन सागर FSL विभाग बंदूक भेजने के बाद भी अभी तक जांच रिपोर्ट पुलिस के हाथ नहीं दे पाया है, जिसके कारण अभी भी ये पूरा मामला संदिग्ध बना हुआ है। थाना हीरानगर में एक बच्ची करीबन 11-12 साल की थी, उसकी एक डेथ हुई थी, जिस पर से धारा 304 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण में घटनास्थल के आसपास के सभी लाइसेंसदारों के लाइसेंस आर्म्स जब्त किए गए थे। उन आर्म्स लाइसेंस को परीक्षण के लिए FSL सागर भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। परीक्षण रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने के संबंध में मेरे द्वारा स्मरण पत्र FSL डायरेक्टर को लिखा जा रहा है और शीघ्र परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की तरफ से लगातार विवेचना की जा रही है और जो आसपास थाना क्षेत्र के जितने भी लाइसेंस धारक थे उनके वेपन्स जब्त कर परीक्षण हेतु भेजा गया है। परीक्षण प्रत्येक वेपन्स का अलग अलग परीक्षण होता है और उस परीक्षण के पश्चात एफएसएल के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसमें समय लगता है और मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करें ताकि उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सके। सामान्य तौर पे वेपन्स काफ़ी अधिक संख्या है, करीबन 60 एंड अबव है, जिसकी वजह से उनके परीक्षण में समय लगता है। फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके लिए स्मरण पत्र ले किया जाके जल्दी शीघ्र रिपोर्ट बुलाई जाए। इंदौर में जनवरी माह में होने वाले 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसको लेकर आज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस संदर्भ में एमएसएमई विभाग द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, एमएसएमई के सचिव पी नरहरि, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित स्टार्टअप के अन्य प्रतिनिधि उद्यमी शामिल हुए। सांसद शंकर लालवानी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष रुचि के कारण मध्य प्रदेश स्टार्टअप के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। वहीं इंदौर मध्य प्रदेश की स्टार्टअप राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि ने बैठक में बताया कि स्टार्टअप जर्नी को लेकर एक विशेष सेमिनार का आयोजन 12 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान किया जाएगा। इस सेशन में कई वक्ता अपने विचार रखेंगे। बैठक में इंदौर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के सुझाव भी लिए गए हैं। आज प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तारतम्य में एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा हमको जो दायित्व सौंपा गया है उन दायित्वों के निर्वहन को बखूबी करने के लिए और मुख्य रूप से क्योंकि ये दोनों कार्यक्रम इंदौर में हो रहे हैं और इंदौर इसका होस्ट है, तो एमपी स्टार्टअप का इकोसिस्टम जो इंदौर में बन रहा है 13 मई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जो एमपी स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया था, उसके बाद में मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स के प्रति, इंक्यूबेशन सेंटर्स के प्रति बहुत रुझान बढ़ा है और लगभग 600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स अभी रजिस्टर हुए हैं इसी बीच। और इस स्टार्टअप पॉलिसी के ऐसे बिंदु जिसका पूरे देश भर में इसकी प्रशंसा हुई है, अब उसको आगे ले जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमको 2 सेशंस करने के लिए समय दिया है। तो इन दोनों सेशंस को बखूबी निभाने के लिए हमको इंदौर के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार्टअप संचालक भी है और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस भी है, उनका सहभागिता के साथ में हम इन दोनों कार्यक्रमों को करना चाहते हैं और इसलिए हमने आज उनके साथ में लंबी चर्चा की है और इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरह से उनकी सहभागिता हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकता है, कौन कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और पैनलिस्ट जो हमने चयन किया उसमें कौन कौन आ रहे हैं और उन सबका जो है कैसे उनकी प्रस्तुति रहेगी और दायित्वों का निर्वहन कैसे हम कर सकते हैं। मुख्य रूप से इंदौर होस्ट सिटी है और इन कार्यक्रमों को जो है एक होस्ट होने के नाते किस तरह से अच्छे से किया जा सकता है, उन सबका सुझाव लिया है।